नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहली खबर गया से, जहां तकनीकी खराबी की वजह से खेत में आर्मी के ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। आर्मी के इस एयरक्राफ्ट से ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के दौरान ही इस एयरक्राफ्ट में कुछ तकनीकी खराबियां आ गई, जिसकी वजह से इसे खेत में लैंड कराना पड़ा। बता दें, इस एयरक्राफ्ट में ट्रेनी और पायलट दो लोग सवार थे। दोनों ही लोग फिलहाल सुरक्षित हैं। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद आर्मी के जवान स्थानीय ग्रामीणों की मदद से एयरक्राफ्ट को ओटीए मैदान तक लेकर पहुंच गए हैं। ठगना बंद करो। और अब बात बिहार बंद की। जिस छात्र के नाम पर बिहार बंद का आह्वान किया गया, उसे बंद में छात्र ही गायब नजर आए और दिखे तो छात्रों के नाम पर सियासत करने वाले कुछ नेता और उनके कार्यकर्ता, जिन्होंने कहीं सड़क पर टायर जलाकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की तो कहीं हंगामा और बवाल करते दिखे। हम आपको 6 शहरों की अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सभी तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इन तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि प्रदर्शन करते लोग वो छात्र नहीं जिन्हें समस्या थी, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने रिजल्ट और परीक्षा को लेकर बवाल तो किया, लेकिन नेताबाजी भी की और अपनी सियासत चमकाने के लिए पटना से लेकर हाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा तक सड़क पर आगजनी और जाम लगाकर नारेबाजी करते नजर आए, जिससे आम लोगों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बंद के दौरान छात्र तो सड़कों पर नहीं दिखे, लेकिन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने पटना के डाक बंगला चौराहे को जाम किया। पुलिस ने भाकपा माले और जनाधिकार पार्टी के नेताओं को हिरासत में लेकर जाम हटाया। सिटी मैजिस्ट्रेट ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने और गैर कानूनी तरीके से जाम करने के कारण सभी को हिरासत में लिया गया है। जबरन ले जा रहे हैं, हमें नहीं पता कहाँ ले जा रहे हैं। शरीर में एक कचरा है। हम छात्रों तो देखते हुए जो नेता थे, उनके 4 नेता की गिरफ्तारी हुई है, जिनको हटाया गया यहाँ से। जाप के 2 नेता थे और साथ में लेफ्ट के 2 विधायक थे। हालांकि विपक्ष का आंदोलन कुल मिलाकर 7 घंटे भी नहीं चल पाया। छात्रों का समर्थन नहीं रहने की वजह से प्रदर्शन फीका रहा और स्थिति सामान्य हो गई। छात्रों के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के आह्वान के बाद भी बिहार बंद में एक भी छात्र सड़क पर नहीं उतरे। यानी जो रेलवे के परीक्षार्थी हैं, जिनके मुद्दे पर बिहार बंद रखा गया था, वो बंद में कहीं नजर नहीं आए। राजधानी पटना समेत कई जिलों में हंगामा की खबर सामने आई, प्रदर्शन का मामला सामने आया, लेकिन कहीं भी रेलवे परीक्षार्थी नजर नहीं आए। खासकर जिस जगह से आपको हम तस्वीर दिखा पा रहे हैं, तकरीबन 7 घंटे तक यहाँ पर यातायात जो है पूरी तरह से बाधित रहा। यानी पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी दिखी तो कहीं न कहीं जो हंगामा है वो भी होता हुआ दिखा। जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो लगातार हंगामा करते रहे, कई गाड़ियों पर डंडे भी बरसाए। अगर नेता की बात करेंगे, एक भी बड़ा चेहरा प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ सिवाय पप्पू यादव के। जनाधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव 10 मिनट के लिए यहाँ पहुंचे, लेकिन बड़े नेता कोई भी नहीं आए। जबकि महागठबंधन ने यह ऐलान किया था कि छात्रों के मुद्दे पर बिहार बंद में बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे। जाहिर है, कल रात में जिस तरह से सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया था कि रेलवे प्रशासन से बात हुई है, रेलवे अधिकारियों से बात हुई है, सरकार से बात हुई है कि जो एक परीक्षा है, यानी एक ही परीक्षा ली जाएगी और एक छात्र एक रिजल्ट जरूर दिया जाएगा, जिसके बाद जो भी छात्र हैं, जो खासकर परीक्षार्थी हैं, वो बैकफुट पर आ गए और विपक्षी के बहकावे में कोई छात्र सड़कों पर उतरते हुए नजर नहीं आए। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।
और अब आपको दिखाते हैं कि जो लोग झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें आरआरबी एनटीपीसी के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर तो उतर गए, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि रिजल्ट को लेकर विवाद आखिर क्या है। डाक बंगला चौराहा पर लगातार प्रदर्शन जारी है, चाहे राजनीतिक पार्टी की बात करें या फिर छात्र संगठन की। उनके कार्यकर्ता लगातार बने हुए हैं। कुछ ऐसे लोग भी प्रदर्शन में हैं जो किस पार्टी से हैं, जरा बात करते हैं। स्टूडेंट हैं? नहीं, हम तो जन अधिकार पार्टी का हम पदाधिकारी हैं। स्टूडेंट लोगों को पूरा साथ दे रहे हैं, ये लगे चाहे हम गोली खाए या लाठी खाए। उनका मांग है नौकरी के लिए। पास फेल की बात है, सबको टरका रहा है। बहुत दिन से जो फॉर्म जो नहीं भरा रहा है, अच्छा, इसी का कारण रोड पर आक्रोश। गोली भी खाना पड़ेगा तो हम किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट तो यहाँ कोई है नहीं। कैसे नहीं है, बहुत लोग हैं। पूरे बिहार में हर जगह हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है। तो मुद्दा मालूम होगा ना, किस लिए आप जिंदाबाद भी कीजिएगा, किस लिए कीजिएगा? नौकरी दीजिए। कौन चीज में नौकरी दीजिए? रेलवे का है, टीटी का है, और भी बहुत ऐसा नौकरी है। अभी कौन चीज के पोस्ट के लिए मांग कर रहा है स्टूडेंट सर? किस लिए विवाद है? विवाद तो है कि हम लोगों का फॉर्म भरा गया, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया है। अच्छा, क्यों? कौन चीज का फॉर्म था? अब नौकरी का फॉर्म। कौन पोस्ट के लिए? पोस्ट तो हर स्टेशन मास्टर, टीटी, गैंगमैन, कौन चीज? स्टेशन मास्टर है, और भी तो है, अनेकों किस्म का है, इंजीनियर का है, सब चीज का है। सरकार क्या कहेगा? सरकार कुछ नहीं कहता, सरकार तो अंधा है। हम तो जन अधिकार पार्टी से, हम भी एनटीपीसी का एग्जाम दिए थे। आप भी एग्जाम दिए? जी, छात्र हैं? जी, 2019 में फॉर्म भरे थे, 21 में। झंडा लिए हुए हैं आप? झंडा पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, और स्टूडेंट भी हैं। कैसे तैयारी करते हैं? हम नेतागिरी करेंगे, तैयारी करेंगे? अरे तैयारी भी करते हैं, हमेशा नेतागिरी थोड़ी होता है, पढ़ाई भी होता है। इसका सीजन होता है नेतागिरी का? क्या नेतागिरी कोई सीजन नहीं। आज प्रदर्शन था, पार्टी की तरफ से चला है हम लोग। एनटीपीसी का मतलब क्या हुआ? क्या एनटीपीसी का मतलब? अरे एनटीपीसी का मतलब क्या हुआ? एनटीपीसी का फॉर्म भरे थे, और क्या? एनटीपीसी माने हम लोग तो जानते हैं भाई, एनटीपीसी का दूसरा मतलब आप बताइए ना। हम लोग तो स्टूडेंट नहीं है। अरे भूल गए, याद नहीं आ रहा है। स्टूडेंट है ना? अरे स्टूडेंट तो बोलिए रे, स्टूडेंट है हम। बता दीजिए ना एनटीपीसी मतलब क्या? क्या बताएं? तो यही थे, देखिए, झंडा ढोने वाले कार्यकर्ता। एक तो बता रहे हैं अपने आप को छात्र, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं है कि आखिर प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं, किस चीज का विरोध हो रहा है, किस चीज का समर्थन हो रहा है, और ये किस चीज की परीक्षा थी। किसी ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन बताया, तो किसी ने कुछ नहीं कहा, तो किसी ने स्टेशन मास्टर की परीक्षा बताया, तो किसी ने इंजीनियरिंग की परीक्षा बताया। सवाल ये उठता है कि जब प्रदर्शन का मतलब नहीं, तो फिर आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं रेल भर्ती विवाद पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि मैं छात्रों से ये अपील करूंगा कि केंद्र की सरकार पर भरोसा रखिए। केंद्र सरकार आपकी सारी मांगों को मानने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि आरआरबी समय रहते स्पष्टीकरण दे दिया होता तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता। बंद को लेकर उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल रोटी सेकना चाह रहे हैं, आम विद्यार्थी सड़कों पर नहीं हैं। कोई जानबूझकर गलत फैसला नहीं था, बल्कि समय रहते भ्रम को दूर नहीं किया गया। अगर समय रहते आरआरबी ने भ्रम को दूर कर दिया होता तो शायद इतना बड़ा बवाल नहीं होता। इसलिए मैं छात्रों से अपील करूंगा कि केंद्र की सरकार आपकी सारी मांगों को मानने के लिए तैयार है। उन्होंने अपनी सहमति प्रकट की है। जब सड़कों पर आने की आवश्यकता नहीं है, अपनी आप तैयारी करें परीक्षा के लिए, और बहुत जल्द जो प्रक्रिया निर्धारित हुई है उसके आधार पर आपकी समस्या का समाधान होगा। तो आज का जो बिहार बंद है या भारत बंद, पता नहीं कौन सा बंद है, जो भी बंद है, इसमें कहीं छात्र सड़कों पर नहीं है। जो राजनीतिक दलों के जो छात्र संगठन हैं, उनके जो समर्थक छात्र, वो जरूर सड़कों पर हो सकते हैं, लेकिन आम विद्यार्थी सड़कों पर नहीं है। वहीं राजधानी के कोतवाली थाने से कुछ ही दूरी पर अपराधियों ने गैस कटर से एटीएम को पूरी तरह काट डाला। हालांकि एटीएम का अलार्म बज उठा और थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने ये आवाज सुन ली। इससे एटीएम के गार्ड की भी पहले हत्या हो चुकी है। एटीएम में 15 लाख से भी ज्यादा कैश थे।
राजधानी पटना में अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस को खुली चुनौती दी है। कोतवाली थाने से महज चंद फरलांग की दूरी पर ये एटीएम है और इस एटीएम को काटा गया है। तस्वीरों में देखिए एटीएम को तहस नहस कर दिया गया है, यानी अपराधियों ने पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर अपनी दबिश दी थी, उपस्थिति जताई थी और उसके बाद यहाँ पर तस्वीरों में देखिए किस तरीके से एटीएम को क्षति पहुँचाई गई है। जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचकर पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों में देखिए यहाँ पर कोतवाली थाने की पूरी टीम जो है वो मौजूद है, एसएचओ हैं और बैंक के जो अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। हालांकि पुलिस प्रॉम्प्टली एक्शन ली थी और मौके पर पहुंच गई थी। आप लोग पहुंच गए थे मौके पर यहाँ? हाँ पहुँच गए। तो ये गैस कटर वगैरह लाए थे क्या? हाँ गैस कटर लाए थे। अच्छा, उसके बाद क्या किया गया? गैस कटर छोड़कर भाग गए थे। तो गैस कटर आप लोगों ने रिकवर किया। अच्छा, कैश वगैरह भी निकाला गया? नहीं कैश नहीं निकाला। नहीं निकलता। सीसीटीवी वगैरह मिला गया उसको? अभी फुटेज नहीं मिला है, बोले हैं कि 1-2 दिन में हम दे देंगे। बिल्कुल, एसएचओ कोतवाली सुनील कुमार उन्होंने बताया कि जो कैश था वो बचा लिया गया है। आप लोगों को क्या सूचना मिली थी? हम लोगों का इसमें जो सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ था उसके द्वारा बॉम्बे को में ऑफिस में इन्फॉर्म हुआ कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग देयर, तो इन्होंने कोतवाली थाना से संपर्क किया और ये लोग आए। अपराधी तो इन लोगों की पकड़ में नहीं आया, लेकिन सुरक्षित रहा। वॉल्ट सुरक्षित है, उसमें जो कैश है वो सुरक्षित है। अलार्म सिस्टम ही आपके सारे अलार्म सिस्टम से बचा हुआ, यस। इंडिया के एटीएम जितने सब में हाँ सभी में कोई भी वाइब्रेशन होता है वो रिपोर्ट हम लोगों को मिलता है। आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है उससे? नहीं, आप हल्का किक भी मार दीजिएगा तो वो वाइब्रेशन पे वो वर्क करता है। ई सर्विलेंस पे है। ई सर्विलेंस पे उसको। क्या नाम है आपका? सुदेश कुमार। किस पोस्ट पे हैं? मैं सीनियर मैनेजर हूँ एज ए ब्रांच हेड, पटना मेन ब्रांच। पटना मेन ब्रांच के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर मैनेजर हैं और देखिए इत्तेफाक यही है कि जो कैश था वो लूट से बच गया। तो इसको एक आप कह सकते हैं कि बैंक प्रबंधन ने जो यहाँ पर इस सर्विलांस पे इस एटीएम को रखा था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसी एटीएम में तकरीबन 4-5 साल पहले गार्ड की हत्या कर दी गई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये एटीएम है और गार्ड की हत्या कर अपराधी ने यहाँ पर जो एटीएम है उसको लूटने की कोशिश की थी। हालांकि पुलिस ने उस मामले में भी कार्रवाई की थी और एटीएम को बचाया गया था। गार्ड में की हत्या में जो शामिल अपराधी था उसकी भी गिरफ्तारी हो गई थी और एक बार उसी एटीएम को, हालांकि एक चीज़ जरूर है कि धृष्टता है ये अपराधियों की। बगल महज चंद फरलांग, यहाँ से 2 मिनट बमुश्किल पैदल आप कोतवाली थाने पहुँच सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद शायद अपराधियों में खौफ नहीं था और इसके बाद उन्होंने इस एटीएम को तोड़ने की कोशिश की और कैश निकालने की कोशिश की। बहरहाल चलिए, कुछ गया नहीं और यही एक कामयाबी है, क्योंकि अलार्म सिस्टम था और पटना में जितने भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो एटीएम है उसमें इसी तरीके का अलार्म सिस्टम है और इस सर्विलांस पर इस तरह के एटीएम को रखा गया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और टेरर फंडिंग से जुड़े 3 आतंकियों को पटना के एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। एनआईए की टीम गुरुवार को हैदराबाद से दिल्ली होते हुए पटना पहुंची थी। गुरुवार को एनआईए की टीम गोपालगंज निवासी जफर अब्बास को लेकर पटना आई। उसके बाद कोलकाता के राम भवन प्रसाद और चंदन महतो को दिल्ली से लेकर आई। तीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच पटना स्थित एनआईए दफ्तर ले जाया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 7 दिसंबर को जफर अब्बास को बिहार के गोपालगंज से गिरफ्तार की थी। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसका पश्चिम बंगाल, राजधानी दिल्ली, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर कनेक्शन सामने आया और जब उस मामले में जब उसे गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया और दिल्ली में जब उसे विस्तार से पूछताछ की गई तब आतंकी संगठन लश्कर और इसके साथ ही उसका पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। इसके साथ ही इस मामले में ये भी जानकारी मिली कि वो टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में पिछले काफ़ी समय से जुड़ा हुआ था। इसके साथ ही जो भारतीय सिम है, जो मोबाइल का जो सिम होता है, उस सिम कार्ड को वो पाकिस्तान के कई आतंकियों को उपलब्ध कराता था। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उसके तमाम कनेक्शन को खंगाला जा रहा था और इसी बीच में पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम को राम भवन और चंदन महतो नाम के एक अन्य 2 संदिग्ध आरोपियों की जानकारी मिली। उसके बाद कोलकाता से राम भवन और चंदन महतो को लेकर एनआईए की टीम पटना पहुंची। जानकारियां मिली हैं किस तरह से जफर अब्बास गोपालगंज में वहां पर अपना एक नेटवर्क तैयार कर रहा था, वहां से लेकर राजधानी दिल्ली और अन्य दूसरे राज्यों में नेटवर्क तैयार कर रहा था। इससे जुड़े हुए तमाम कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। कहा जा सकता है कि इस मामले में जल्द ही एनआईए की टीम कुछ और बड़े खुलासे कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
और देखिए आपको बड़ी खबर बिहार के सियासी गलियारों से बता रहे हैं। जेडीयू से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीयू के स्टार प्रचारकों में आरसीपी सिंह का नाम शामिल नहीं है और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी नाम इस सूची में कहीं भी नहीं है। जेडीयू की सूची में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का नाम और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी नाम नहीं है। इस सूची में ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और केसी त्यागी का नाम है। बता दें कि इस सूची में रामनाथ ठाकुर, उमेश कुशवाहा और गुलाम रसूल बलियावी का भी नाम है। इसके साथ साथ इस बात की भी जानकारी है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जेडीयू से संबंधित। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, जिस प्रकार आरसीपी सिंह को इस बात का जिम्मेदार ठहराया जा रहा था कि कहीं ना कहीं उनकी ही वजह से सीटों के बंटवारे में देरी हुई है और ये तमाम बातें कही जा रही थी और उन्हें स्टार प्रचारकों के लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, क्या जानकारी है? देखिए सुबी, निश्चित तौर पे स्टार प्रचारक की लिस्ट पर निगाहें गड़ी हुई थी और खासकर बिहार में जेडीयू के जो लोग हैं उनकी निगाह इस बात को लेकर गड़ी हुई थी कि आरसीपी सिंह पर जो सवाल खड़े किए गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने इशारों में साफ तौर पे माना था कि यूपी में भाजपा के साथ गठबंधन नहीं हुआ था। इसकी वजह आरसीपी सिंह को ठहराया गया था और उसी समय ये कयास लगाया जा रहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में जेडीयू चुनाव लड़ती है तो क्या स्टार प्रचारक की लिस्ट में आरसीपी सिंह को शामिल किया गया? आखिरकार जो लिस्ट जारी हुई है उसमें आरसीपी सिंह भी नहीं है। जहां तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात है तो हमने यूपी के जो प्रभारी हैं केसी त्यागी, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नीतीश जी का स्वास्थ्य अभी बेहतर नहीं है। कुछ दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव हुए थे और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए पार्टी ने यह फैसला किया है। लेकिन वर्चुअल रैली के लिए जेडीयू की तरफ से अगर आग्रह किया जाएगा और नीतीश जी स्वस्थ होंगे तो पटना में रहकर वो वर्चुअल रैली के माध्यम से सभा को संबोधित कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार के बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। आरसीपी सिंह को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी भी मंत्री को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, यानी कि जो आधार दिया गया है कि किसी भी मंत्री को लिस्ट में जगह नहीं मिली, इस वजह से आरसीपी सिंह को जगह नहीं मिली है। ये थोड़ा चौंकाता है क्योंकि आरसीपी सिंह यूपी में काफी लंबे समय तक रहे, केंद्र मंत्री हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी फिलहाल केंद्र मंत्री और जेडीयू में उनकी बड़ी पकड़ भी मानी जाती है। ऐसे में उनका लिस्ट में शामिल नहीं होना कई तरह के सवाल खड़े करता है, क्योंकि इसके पहले भी जब हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से इस बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा था कि यूपी जेडीयू को तय करना है कि स्टार प्रचारक की लिस्ट में किसे जारी करना है। लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ और उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ गठबंधन नहीं हुआ, उसके लिए कहीं न कहीं ठीकरा आरसीपी सिंह पर फोड़ा गया था और उसके बाद आज जब स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी हुई उसमें से आरसीपी सिंह गायब है। तो जैसी बात है बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको जेडीयू से जुड़ी बता रही है जहां स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आरसीपी सिंह का नाम नदारद है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात करें तो स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो इस बार प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। वहीं बिहार में भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार हो रहा है। आज वन विभाग के रेंजर अखिलेश्वर प्रसाद के ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई की टीम ने छापेमारी की है। अखिलेश्वर प्रसाद के नवादा और पटना स्थित ठिकानों पर छापेमारी की गई। पटना के सरकारी परिसर में, जबकि नवादा के मंगर बिगहा स्थित किराए के घर में भी छापेमारी हुई, जहां 1 किलो सोना और कैश बरामद किए गए। अखिलेश्वर प्रसाद वन विभाग के पहले ऐसे अफसर हैं जिनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की गई है। आय से अधिक संपत्ति मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने 2022 में ये पहली कार्रवाई की। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। आप देखिए किस प्रकार पटना में जो उनका सरकारी आवास है वहां की एक तरफ तस्वीर देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर में ये साफ नजर आ रहा है कि कितने ज्यादा कैश पैसे बरामद किए गए हैं। वहीं छापेमारी दल में शामिल डीएसपी चंद्रभूषण ने बताया कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट में एक शिकायत आई थी, जिसके बाद अखिलेश्वर प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उनके अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी गई। छापेमारी में घर से काफी नगद राशि मिली है। तलाशी के बाद भी सही राशि का खुलासा हो पाएगा। इस वक्त निगरानी इकाई के सब इंस्पेक्टर रंजीत कुमार, शकील खां,
समेत विशेष निगरानी इकाई की एक विशेष टीम छापेमारी कर रही है। आपको बताते चलें कि अखिलेश्वर प्रसाद नवादा, रजौली और कौआकोल में रेंजर पद अतिरिक्त प्रभार पर हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए जोहार झारखंड।